जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आपको मालूम है भाई साहब हम क्या करने वाले हैं? तो ये है RRB सेक्शन कंट्रोलर का मैथ्स क्या है, सैंपल पेपर 01। मैंने उस अनाउंसमेंट में बताया था कि जो हमारे लगातार 4 एग्जाम है ना, उसका हर एक एग्जाम का मैं 5-5 सैंपल पेपर कराऊंगा, जिसमें से भाई साहब सैंपल पेपर 1 है और ये है RRB सेक्शन कंट्रोलर का। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसको बाई ऑप्शन कैसे जा सकते हैं ताकि हमारा समय कम बचे। हर एक चीज को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा इस वीडियो में, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को आप कर पाओ। एक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल में कितने 5 सेट कराऊंगा, जिससे सारी एक आपको आइडियाज लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे PYQ बेस्ड का क्वेश्चन है। मैंने एक और चीज बताया था कि भाई आप लोग मैं कंप्लीट DI कराने वाला था। किसके लिए? तो RRB सेक्शन कंट्रोलर के। तो जो भाई लोग नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी मैं DI करा दिया हूँ। सबसे पहले जब यहाँ पाइएगा ना चैनल पे, तो ये हमारा चैनल है AR पब्लिकेशन। जैसे ही आपको चैनल पाइएगा, पहली बार दिखेगा तो इसका सब्सक्राइब का बटन आपको दबा देना है, क्योंकि भाई साहब जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो इस पर जो सारे फ्री कंटेंट आप लोगों को दी जाती है आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहला काम इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी सब्सक्राइबर 1,10,000 हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो परिवार है 1,10,000 का हो गया और काफी जल्दी जल्दी से ये बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आइएगा नीचे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा RRB सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम कंप्लीट डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी मैं कंप्लीट इसमें DI पढ़ा दिया हूँ। 25 क्वेश्चन कराया हूँ, कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट किया जाता है हर एक चीज डिस्कस करते हुए इसमें बताया हूँ। 3 टाइप का होता है DI का, जो तीनों टाइप इसमें मैंने करा दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अकेले अकेले सिर्फ DI आपके एग्जाम में 25 से 30 नंबर का आता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है? DI का। इसलिए मैं DI का इसमें नहीं करा रहा, क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर में 60 नंबर का मैथ्स पूछता है, जिसमें देखो तो वेटेज 25 से 30 नंबर का DI होता है और बाकी 30 नंबर से सवाल ये सारे घूम के आते हैं। इसलिए मैं बोलोगे भैया आपने 30 क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि 60 क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? बिकॉज इसलिए नहीं करा रहा हूँ ना, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे जो ये देखो DI ऑलरेडी 25 से 30 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा, और इसमें 20 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बाकी टॉपिक से बचे उससे हम कवर कर पाए। नहीं तो सिर्फ अगर 60 क्वेश्चन का करने लगो ना तो एक सेशन 3-3 घंटा का जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या लगे, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं उड़ाना है हमको, हर एक चीज को डिस्कस करते हुए जाना है, बताना है कि कैसे चीजें कहाँ कहाँ होती है। इसलिए मैं इसको 20-20 क्वेश्चन का सेट लेकर आता हूँ, ताकि आप 45 से 50 मिनट या 1 घंटे के बीच में एक सेशन होगा हमारा, बढ़िया से 2x में लाया के आधा घंटा में आप देख रिविजन कर पाओ। क्योंकि भाई साहब मॉक टेस्ट उस लोगों के है ना जो रिवीजन कर रहे हैं, जो पहले बार पढ़ लिए हैं, जो पहली बार मॉक टेस्ट देख के उनको आ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में गलतियां हो रही है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, वो ज्यादातर देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इस बता दूं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जैसे मेरी क्वेश्चन आएगी, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से पहले देखना है, अगर आपसे नहीं बन रहा है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। क्योंकि अगर आप जो चीजें आपसे बना लोगे ना, अपने से बना लोगे, तो फिर मेरी सॉल्यूशन देखने की नीड नहीं होगी। फिर उस क्वेश्चन के प्रति आपका नजरिया बहुत फास्ट हो जाएगा कि इसको मैं ऐसा सोच के भैया से भी बढ़िया तरीके से मैं बना दिया। क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका होता है, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, उसमें से भी आपका बेस्ट निकल के आता है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। एक बच्चे का कॉमन डाउट ये होता है कि भैया आप जब RRB सेक्शन कंट्रोलर का करा रहे हो आप, तो सिर्फ उसी के लिए होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रेलवे का एग्जाम होता है भाई, वो क्या करता है, मान लो जैसे ग्रुप D भी RRB कंडक्ट कराता है, सारे चीजें जैसे मान लो LP हो गया, टेक्नीशियन होगा, हर एक एग्जाम कंडक्ट कराता है भाई सब रेलवे। तो उसमें ये होता है क्या कि सारे PYQ घूमते रहते हैं। ग्रुप D का उसमें डाल देगा, सेक्शन कंट्रोलर का LP में डाल देगा, LP का आपको NTPC में दे देगा, टेक्नीशियन का आपको ग्रुप D में दे देगा, तो ऐसे ही घूमते रहता है। तो जितने भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हर लोग इस वीडियो को देखिए, सारे लोगों के लिए क्या है, फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ जो चीजें बताना था मैं बता दिया हूँ। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% साधारण ब्याज पे और 1/4 हिस्सा 8% साधारण ब्याज पे और अपनी बची हुई आय का 10% साधारण ब्याज पे निवेश करता है। कुछ पैसा है उसका, कुछ हिस्सा वो साधारण ब्याज पे क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। फिर बोलता है यदि 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना मिलता है, यानी 561 रुपए का ब्याज मिलता है, तो उसका प्रारंभिक आय क्या होगा, यानी उसका प्रिंसिपल पूछता है, यानी प्रारंभिक आय क्या है, इनकम क्या है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना आपके सामने, तो बस एक ही काम करना है, वो क्या करना है, मान लीजिए ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो हम ऐसा करते हैं ना, इन फ्रैक्शन के लिए इसको हटाने के लिए, नॉर्मल से इंटीजर वैल्यू मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/3 और 1/4 का एलसीएम क्या होगा आपको मालूम है? तो मैं एलसीएम मानता हूँ 12, यानी लेट से ये कह सकता हूँ कि जो हमारा आय स्टार्टिंग आय होगा वो 12 होगा।
ठीक है, मान लो मैं 12 मानता हूँ, यानी इनका प्रिंसिपल जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 का क्या कह रहा है ये, तो बोल रहा है 12 का 1/3 हिस्सा। तो आपको मालूम है कि 12 का 1/3 हिस्सा कितना होता है, बताना जरा। तो 12 का 1/3 हिस्सा 4 होता है, यानी 4 है। इसको क्या कर रहा है, 7% साधारण ब्याज पे लगाता है, यानी जो रेट है कितने पे लग रहा है, 7% लग रहा है। ये पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल, क्योंकि भाई साहब प्रिंसिपल का 1/3 हिस्सा 4 हो गया। नेक्स्ट आगे वाला पढ़िए, फिर बोलता है 1/4 हिस्सा 8% पे लगाता है, यानी यहाँ पे 1/3 लगा दिया है। अब इसका 1/4 लगाता है कितने पे भाई, तो 8% के हिस्सा पर। 1/4 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 को लगाता है 8% हिस्सा पर, हो गया बात। अब आगे पढ़िए, देखिए कितना सरल सवाल है, बस आपको पढ़ते जाना है, प्यार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर बोला है और अपनी बची हुई आय को 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, यानी बची हुई आय को। टोटल आय मैंने कितना माना था आपको मालूम है, तो मैंने टोटल आय 12 माना था, जिसमें से 4 यहाँ पर लग गया, 3 यहाँ पर लग गया, यानी 7 का यूज हो गया। बच्चे कितना है, तो 12 में से 7 घटाऊंगा तो 5, यानी ये बोलोगे जो बची हुई आय है हमारी जो 5 है, इसको क्या कर रहा है, 10% के हिस्सा पर लगा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। अब आपको मालूम है कि ये क्या था, प्रिंसिपल था, और ये हमारा रेट हो जाएगा कि इतना इतना रेट पे बनता है। तो आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम करते हैं, तभी तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दिया है भाई साहब 561 रुपया, ये पैसा में दिया है। अब यहाँ पर जो चीज आएगी वो हमारे परसेंटेज में निकल के आएगी। तो देखो हम ऐसे एसआई निकालते हैं, अगर मैं टोटल एसआई निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ये प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी करेंगे तो रेट इंटू टाइम ऐसे भी होता है, और प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो हमें तो टाइम की नीड ही नहीं है, क्योंकि टाइम का इसमें 1 वर्ष के बाद में बोला है, तो सब में 1 1 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इसमें भी 1 से गुणा, इसमें भी गुणा करोगे तो किसी भी संख्या से अगर 1 में उसे गुणा करते हो तो वही संख्या आती है। तो हमें ऑलरेडी 1 वर्ष के लिए दिया है, तो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 7 चुका 28%, फिर प्लस 8 का 24%, फिर यहाँ पर 10 प्लस 10 बचे 50%। प्लस इसलिए करते हैं ताकि हमें कुल निकालना है, यहाँ पर बोला है कुल ब्याज, तो अब ऐड करिए। अब देखिए यहाँ पे 4 और 4 12 को हाथ में 1, 5 2 7 2 9 1 10, यानी हमारा टोटल ब्याज 102% है। परसेंटेज में 102 आया, वैल्यू में कितना दिया है, 561 दिया है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले 100% का मान निकालेंगे। जब 100% का मान निकालेंगे तो ये बोलोगे कि 561 102% का मान है, तो हमें 100% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसीलिए हम परसेंट नहीं लिखे। अब आइए इसको काटते हैं। जब इसको काटिएगा ना तो इसको 51 से काटो, 51 से 2 बार में इसको काटो, 51 51 51, फिर 5 51 एकम 51, यानी 11 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काट दीजिए 50 बार में, तो जो हमारा ये मान आएगा ना 100% का, 11 5 55, यानी 550 आएगा। अब बोलोगे भैया कि 550 से ऑप्शन में है तो 550 मिला ही नहीं, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑलरेडी मान रखा है। क्या मान रखा है भाई साहब, तो 12 मान रखा है। ये 550 100% का मान आया, तो यहाँ पर समझो x मान लो 12x मानते हैं, तो इसका इतना परसेंट, तो हम मान लो 100x का मान निकाल के आते हैं। तो x तो लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें ये 100% का पूरा मान आ गया, हम बस इसमें 12 का मान कर देंगे गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे 12 × 550, तो ये हो जाएगा 0, 12 5 60 की जरूरत में 6, 12 5 60 और 6 66, यानी 6600 हो जाएगा। और 6600 कहाँ है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें पूछा क्या है भाई साहब, उसकी प्रारंभिक आय क्या है, और प्रारंभिक आय मैंने 12 माना था स्टार्टिंग में, बस। यानी 100% का मान मैंने 550 निकाल दिया और 12 से गुणा किया तो 66 से आ गया, और हमारा आंसर हो गया। तो ये है सवाल बनाने का तरीका। इसको आप मन में भी स्किप करके लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मेरे को पढ़ाना था तो मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप में लिखा, ताकि आपको आइडिया लग जाए। लेकिन आपको इतना सारी चीजें नहीं लिखना है, आपको मन में ही करके सारे को गुणा करके, आपको मालूम है कि इतना परसेंट का इतना दिया है, 100% का मान निकलना है। मैंने 12 माना था तो 12 से गुणा करके अपना मान लेके आ गया। उम्मीद करते हो क्वेश्चन समझे होंगे। और देखिए कहाँ पूछा हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का। आरआरबी एएलपी टियर 1 का सवाल है, 25/11/2024 में पूछा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और 2 को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसके बदले से जब उनमें से 56 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का औसत वजन क्या है। लल्लू से सवाल है। अभी रेलवे फाउंडेशन बैच में मैं क्या करा रहा हूँ भाई, आपको मालूम है, एवरेज पढ़ा रहा हूँ। जैसे यहाँ पाइएगा ना भाई, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे देखिए रेलवे फाउंडेशन का बैच। जैसे रेलवे फाउंडेशन बैच है, इसमें देखो सेम डिट्टो यही सेल कराया हूँ। जब यहाँ पाओगे ना, तो हमारी ये तीसरी क्लास थी ना, तीसरी वाली ही क्लास में ऐसे सवाल कराऊं, एकदम डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही सवाल कराया था। जब यहाँ पे आओगे ना, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो ये सवाल था, ये हमारा इतना परसेंट दूसरी में था, दूसरा में था। देखो यहाँ दिखाता हूँ, संख्याओं का योग, मतलब आप देख लेना, मतलब दूसरी और तीसरी सवाल क्लासेस में ऐसा मैं करा हूँ कि इतने बच्चे ये छोड़ के जाते हैं तो फिर इतने आते हैं। ऑलरेडी जो मैं पूरा बेसिक से जो चीजें करा रहा हूँ ना, इसमें सारा कंप्लीट हो रहा है उसमें,
आराम से देख लो, इतना बढ़ जाता है, यहाँ पाओ पीछे आओ। 14 छात्र जब जाते हैं तो सेम वही वाला हर एक टाइप को मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, एकदम बेसिक हर एक चीज जानना चाहते हो, तो रेलवे फाउंडेशन से कवर कर लो हर एक चीजें। बाकी उसके बाद से, क्योंकि हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो वहां पे तो पूरा बेसिक से जाएंगे नहीं, हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन का बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, हर एक चीज कहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो रेलवे फाउंडेशन में कर रहा हूँ। तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं बेसिक्स में। आइए, हमको मालूम है भाई साहब कि क्या मालूम है कि 8 पुरुष हैं, 3 किलो वजन कम हो जाता है जब भाई साहब एक 56 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए वजन से बदल दिया जाता है। ऐसा होता है कि भाई साहब एक आदमी उसमें से चले जाते हैं, कोई एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से एक आदमी जाते हैं और दूसरा आदमी आते हैं। जब ये भाई साहब जाते हैं ना, तो सबका वजन कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, तो 3-3 किलो कम हो जाता है। तो आप बोलोगे भाई साहब 8 लोगों में 3-3 किलो कम हो जाता है, तो हमारे पास टोटल कितना कम हो गया, 24 कम हो गया। तो भाई साहब जो जा रहे हैं 24 लेके जा रहे हैं, और 56 किलो ये था, ठीक है। फिर बोला है कि नए पुरुष का वजन निकालना। नए कैसे निकालोगे, तो भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, 56 में से 24 घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर से आ जाएगा कितना, 3। यानी जो नए पुरुष का औसत वजन आएगा कितना, 32 किलो। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि भाई साहब जो नए भाई साहब आए हैं ना, वो 32 किलो के आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो भाई साहब जो गए हैं उसका वजन ज्यादा है, तभी तो निकला है, तो सबके वजन कम हो गया है। क्योंकि अगर जो आते हैं उनका वजन ज्यादा होता तो सबके वजन बढ़ता। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करते हैं, जितना कम हो रहा है उतने लोगों में गुणा कर लेते हैं। यानी 24 की कम ही हुआ भाई साहब, उसके बाद से 56 में से 24 घटा दो, बस 32 किलो हो जाएंगे। यानी जो भाई साहब आए हैं नए, उनका वजन कितना है, 32 किलो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, लल्लू था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 50 + 50 कोट स्क्वायर बट्टे में 25 + 25 टेन स्क्वायर का मान बताएं। ट्रियो का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। इसमें से 50 कॉमन ले लो। जब 50 कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो नीचे, यहाँ से 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर है। अब एक वो होता है फॉर्मूला, आप पढ़े होगे ना, कि इसको मैं काटूंगा तो यहाँ से काट नहीं सकते। देखो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2। 1 प्लस कोट स्क्वायर मालूम है क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है भाई साहब, कोसेक स्क्वायर है बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है। अब देखो हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, इस फॉर्मेट में है, तो देखो इसको कैसे बदलते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर को मालूम हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 1 में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बट्टे में ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बट्टे में भाई साहब कोस स्क्वायर है। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 बट्टे में साइन, तो साइन को नीचे आ जाता है, कोट को ऊपर भेज देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और उसके बाद नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ऊपर भेज देते हैं भाई साहब कोस स्क्वायर है। तो आपको एक चीज मालूम है, क्या चीज मालूम है, कि ये देखो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होता है, कोट स्क्वायर है। तो डायरेक्ट बोल सकते हो 2 कोट स्क्वायर है, और यही आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। तो ये बेसिक सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, बस आपको आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और ये होता है भाई साहब कोस स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर है, बट्टे में होता है कोट इक्वल टू कोट स्क्वायर है। नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये भी कहाँ का पूछा हुआ है, तो टेक्नीशियन का सवाल है, एकदम 2024 का हाल फिलहाल वाली सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग कितना कर रहा है भाई साहब, 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, बहुत बढ़िया। और शेष दूरी 28 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी निकालना, टोटल डिस्टेंस निकालना है। लल्लू सा सवाल है, सेम जैसे हम वो सिंपल इंटरेस्ट वाला बनाया है ना, वैसे बनाते हैं। हमें ये बोला है कि यात्रा का 1/3 भाग, तो मैं ऐसा मानता हूँ टोटल जो उसका है ना यात्रा, उसको मैं 3 मान लेता हूँ। यानी मान लो उसका टोटल जो यात्रा होगा वो 3x है। अब इसका कह रहा है 1/3 भाग 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। 1/3 भाग यानी 3 का जो 1 भाग है ना भाई, ये कितना में चल रहा है, 1x हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यानी 1 भाग कितना, 35 किलोमीटर पर आवर के भाग से। अब आगे पढ़ो, और शेष दूरी कर रहा है 28 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। 1 यहाँ पे चल गया, 3 में से 1 चला गया, तो बचेगा क्या, 2x, और ये चल रहा है 28 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। आपको मालूम है कि कभी भी अगर हम टाइम फाइंड करते हैं तो क्या होता है, हमेशा टाइम फाइंड करना होता है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। मैंने ये क्या माना था, ये डी का मान है डिस्टेंस है। ऊपर डिस्टेंस हो गया, नीचे स्पीड, ऊपर डिस्टेंस हो गया, नीचे स्पीड। और देखो टोटल टाइम ऑलरेडी दिया है, ये टाइम हो गया, टाइम और टोटल का दाम मान टाइम कितना दिया है, टोटल 9 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे बस 9 से हो गया, बात खत्म। यानी भाई साहब 1 जा रहे हैं 35 किलोमीटर के हिसाब से, 2x जा रहा है 28 किलोमीटर के हिसाब से, टोटल उनको टाइम लग रहा है 9 घंटा। अब हमें निकालना है क्या, आइए आराम से निकालते हैं। यहाँ से ये पूछा है कि उसकी यात्रा की कुल दूरी निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस यानी x का मान निकालेंगे और 3 में 1 से गुणा करेंगे। यानी हम ये भी देख सकते हैं जो भी हमारा ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल देखो, 6 × 2 = 8, 8 × 8 = 16 नहीं हो सकता है।
7 2 9 5 नहीं हो सकता है, 7 2 9 हो सकता है, 7 7 14 और 2 16 ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से 3 खत्म हो गए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, बात खत्म। तो हमने डायरेक्ट क्या ऑप्शन से उड़ा दिया, हमें पूरा निकालने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस पूछा है, 3x का मान पूछा है। तो भाई साहब आपको मालूम है ये 3 हो गया, यहाँ x का कुछ भी मान है हमें फर्क नहीं पड़ता, 3 से गुणा ही तो होगा, तो 3 से गुणा होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बट फिर भी बना लेते हैं भाई साहब, ये तो था आपको एग्जाम में कि ऐसे अब क्या करना है, एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। ये भाई साहब तरीका, मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से तरीका एग्जाम में हमें लगाना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच पाए। तो ऐसे नहीं जाना है, बस मैंने बता दिया है भाई साहब, ऑप्शन से इसको उड़ा के आगे बढ़ जाना है। फिर भी आओ बनाते हैं। जब मैंने बनाया तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 35 में 7 है, इसमें 7 को 28 और 7 बजे 35, तो ऐसा करता हूँ 35 का 4 गुना करता हूँ, तो 35 गुना 70 140 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब 35 का ये 4 गुना हो गया तो ये 4x हो जाएगा, फिर प्लस 28 का 5 गुना होता है, 8 पे 40 के 0 हाथ में कितना आ गया 4, 5 गुना 10 4 14, यानी 5 से 10x हो गया, और बराबर में हो जाएगा भाई साहब हमारे पास 9, ये 140 उधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो आपको मालूम है 4x और 10x 14x बराबर में हो जाएगा 140 इंटू में 9, तो हमको मालूम है 14 काट देगा 10 बार में, तो जो x का मान आ जाएगा कितना 90। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, यानी 3x का मान निकालना है, 3x के अपन 90 रख दूंगा तो 9 3 27, यानी टोटल डिस्टेंस 270, और ऑप्शन नंबर सी आ गया, बात खत्म। बताओ कितना प्यार से निकाल लिए। तो मैंने क्या बताया था कि पहले इसको हम बाई ऑप्शन से उड़ा देंगे, सेकेंडो लगेगा एकदम, और बाकी जैसे बनाना है तो ये बेसिक तरीका है बनाने का। देखा, दोनों तरीका बताया भाई आपने। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना है। ऐसा नहीं है भाई साहब हर तरीके से भाई पढ़ाता है आपका, अगर फाउंडेशन में जाओगे तो पूरा बेसिक से कैसे उठाया जाता है वो बताते हैं, और बाकी ऐसे मॉक टेस्ट को कैसे उड़ाएंगे वो भी आपको भाई बताएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है, तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने जाने चाहिए ताकि 20% का लाभ कमा सके। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ऊपर प्राइस वाला कि ऊपर पैसा को रखते हैं, नीचे आर्टिकल, और जितना ज्यादा होता है जितना लॉस होता है उसके साथ रखते हैं, नॉर्मल से सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पैसा रखते हैं, हमेशा ऊपर क्या रखते हैं पैसा, 40 हो गया, आर्टिकल यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 8 संतरे कितने इंटू में, अब यहाँ पर कितना 20% का नुकसान होता है, नुकसान होता है तो 100 से कम करते हैं, प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं। तो भाई साहब नुकसान हो रहा है 20 का, तो 100 से 20 कम कर दोगे यानी 80, फिर बराबर में। अब आ गया वो, फिर यहाँ पे बोला है तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने जाने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। 30 रुपए में पैसा ऊपर रखना है, कितने संतरा बेचे, संतरा का आर्टिकल नहीं मालूम, 100 जाएगा, कितना परसेंट का लाभ कमाना है 20%, तो 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देना है 120, बात खत्म। अब इसको काटिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 40 से 2 बार में खत्म। अब देखो ये अगर देखूं मैं तो ये 30 से कट जाएगा भाई साहब, 4 बार में खत्म, 4 से ये 2 बार में खत्म, तो x का जो मान हो गया यानी 4 आर्टिकल हो भाई साहब यहाँ पर बेचेंगे, और इसका मान 4 का है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो लल्लू सा सवाल है एकदम, सेकंडों में आप बना पाओगे। आओ नेक्स्ट में चलते हैं भाई साहब, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी एक वृत्त की जीवा है, यदि x और y वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो जीवा ए सी के एक ही तरफ इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए एक्स सी 58 है, तो एंगल ए वाई सी का मान ज्ञात करें। नॉर्मल सा सवाल है, बच्चे को मालूम नहीं क्यों भाई साहब उनका देह कांपने लगता है कभी भी ऐसा सर्कल का सवाल देखते हैं तो। देखो यहाँ पे बोला भाई साहब एक सर्कल है हमारे पास, अच्छी बात है, हम सर्कल बना लिए। इसमें बोला है भाई साहब क्या कि हमारे पास ऐसी एक वृत्त का जीवा है, कहीं एक जीवा बना लेते हैं। जीवा मतलब क्या भाई साहब कि सर्कल का कोई एक अंक, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया पर खींच दो लाइन, जो हमारा जीवा होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर। अब बोलेगा कि सर्कल का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो इसका क्या भाई साहब डायमीटर, यानी सबसे बड़ा इसका डायमीटर होता है, यानी जीवा का सबसे बड़ा लंबाई उसका डायमीटर के बराबर में होता है। अब जीवा कहीं से भी खींच सकते हो, सारे जीवा जैसे आपका इच्छा करे जीवा होता है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिलाना होता है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर बोलता है क्या, यदि x और y वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो जीवा AC के एक ही तरफ इस प्रकार है स्थित है। हमारे पास क्या है भाई साहब, x और y दो बिंदु है, हमको ये मालूम है कि दो बिंदु है इसमें x और y, जो भाई साहब ऐसे स्थित है, ये x हो जाएंगे, ये हमारे पास y हो जाएंगे। अब बोला है क्या, जो जीवा AC से एक ही तरफ, ये हमारा वैल्यू क्या था a और c, ठीक है भाई साहब, AC से एक ही तरफ इस प्रकार, इसे एक ही तरफ, यानी ये भाई साहब ऐसे स्थित है और ये भाई साहब ऐसे स्थित है, ये हो गया, ठीक है। अब बोला है क्या, एंगल AXC 58 है। AXC कहाँ है भाई साहब, देखना AXC, यानी ये एंगल बोलोगे भाई साहब, यहां से एक और आ जाएगा आपका लाइन AXC, ये एंगल। अब मैं दिखाता हूं आपको हाईलाइट करके ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। यहाँ पर देखो ये कलर बड़ा बढ़िया दिखेगा,
कौन सा दिखाऊं, कौन सा भाई साहब, ये देखो यहाँ से आए, देखो ये हो जाएगा हमारे पास AXC, ये वाला एंगल, ठीक है। कितना दिया है बताना जरा, तो AXC हमें मालूम है कि ये वाला एंगल हमें कितना दिया है, तो भाई साहब 58 दिया है, 58 दिया। फिर बोला है कि ट्वाइस ऑफ AYC कहाँ है भाई साहब, AYC यानी ये AYC यहाँ वाला, यानी एक और लाइन पार दो, ये वाला देख रहे हो भाई साहब, ये एंगल, ये ट्वाइस ऑफ AYC, बहुत बढ़िया, यानी ये हमारा ये पूछा है ट्वाइस ऑफ AYC, यानी इसका मान पूछा है। इसका मान क्या होगा, अब देखो हमें इसका मान फाइंड करना है, मान लो हमें इसका मान ये निकालना है। अब एक और चीज समझो, ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल के भाई साहब ये कोड से किसी भी एक मतलब किसी भी एक एंगल पे यहाँ पे मिलाते हो, किसी भी एक मतलब साइड पे मिलाते हो, संगल से कहीं भी एक जाके पॉइंट पे मिलाते हो। अगर मान लो ये संख्या x होती है ना, फिर इसी से यहाँ पे मिलाते हो तो ये भी x हो जाएगा, फिर इसी पे एक और यहाँ पे मिलाते हो तो ये भी x होता है। यानी जो मान भाई साहब सर्कल के कोड से उसके पॉइंट पर मिलाते हो, सेम वैल्यू वही होता है। अगर मान लो यहाँ पर अगर सर्कल के मैं यहाँ से कोड से मिलाऊंगा, अगर ये 58 है तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा भाई साहब, 58 है। यानी एक पॉइंट से मिलाओगे तो ये भी 58 हो जाएगा, तो ये भी मान 58 हो जाएगा, लेकिन हमें इसका 2 गुना पूछा है, तो 2 × में 58 कर देंगे तो 116 हो जाएगा, बात खत्म। यानी सर्कल के कोड से किसी भी एक बिंदु पर मिलाओगे तो जो वहां पर इसका मान 58 है, यहाँ पे x तो ये भी x, यहाँ पर भी कुछ भी मिलाओ, यहाँ पे फिर यहाँ पे मिलाओगे तो ये भी वैल्यू 58 हो जाएगा। तो जो मिलाओगे भाई साहब एक पॉइंट से 58 होता है। तो एक भाई साहब कॉन्सेप्ट होता है जो आपको एक आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए बस। तो नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं। और देखो जेई का सवाल है, RRB जेई का पूछा है 18/12/2024 का। तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ अर्थमेटिक करेंगे, क्योंकि एडवांस का पोर्शन आता है भाई साहब सेक्शन कंट्रोल में, तो एडवांस में हमें साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा दो संख्याओं का HCF 62 है तथा इन संख्याओं के LCM के दो अन्य गुणनखंड 7 और 9 है, तो नीचे दी गए विकल्पों में से कौन सा दो संख्याओं के सबसे छोटी संभावित मान हो सकता है। लल्लू सा सवाल है भाई साहब। आपको मालूम है कि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी संख्या दे दिया है 7 और 9, यानी यहाँ पर LCM का 7 और 9 दे दिया है। समझो हमें ये मालूम है कि कभी भी LCM HCF में अगर हम संख्या निकालते हैं तो जो भी भाई साहब HCF होता है ना, HCF उसको भाई साहब कोई रेशियो से गुणा कर लेते हैं। अगर HCF इन्होंने कितना दिया है 62, तो पहली संख्या निकालना हो तो इसमें से बोलो कि 62 × में 7 हो जाएगा, और दूसरी निकालना है तो 62 × बनाओ। तो हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या संभावित संख्या, तो 62 × में 7 कर दो, बात खत्म। तो 7 दूना 14, हाथ में 1 7 42 43, यानी 434, 434 ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो एलसीएम से मैं पढ़ाया हूँ, नॉर्मल सा सवाल है कि दो संख्याएं दी, अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो हमारा संख्याएं निकाल के लेकर आना है, नहीं जो ओरिजिनल संख्या होता है तो उसको एचसीएफ से गुणा कर देना है, डायरेक्ट एचसीएफ से गुणा कर दो, हमें निकल के आ जाएगा। तो बेसिक से सवाल था, नॉर्मल सा था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 को पढ़ते हैं। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा आंकड़े इतना इतना दिया है और इनका माध्यिका बताएं। माध्यिका क्या होता है भाई साहब, एक होता है माध्य। माध्य होता है कि सारे संख्याएं दिया गया उसको आपस में ऐड कर लो, जितनी सारी संख्याएं उस संख्या को डिवाइड बाई उतना संख्या कर लो और भाई साहब हमारा माध्य आ जाएगा। लेकिन वही माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका ये होता है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है और जो बीच वाली मान होता है हमारा माध्यिका होता है बस। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो क्या है, सबसे छोटा 4 है तो पहले 4 4 उठा लो, तो ये हो जाएगा 4। असेंडिंग में कर लो, डिसेंडिंग कोई बात नहीं, बढ़ते क्रम में या मतलब घटते क्रम में कैसे भी आप सजा सकते हो। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम होता है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम होता है। तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे प्लस का 4 का लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थोड़ी करना है। 4 4 ये हो गया। फिर उसके बाद से हमें तो वैसे माध्यिका तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। ये हो गया 4, फिर यहाँ पे प्लस का 4 हो गया। फिर उसके बाद से अगर मैं देखूं फिर होता है क्या, अब उसके बाद से 4 4 के बाद से हमें देखो तो 6 दिख गया, फिर यहाँ पे 7 दिख गया और 2 8 दिख गया, यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर उसके बाद से भाई साहब 6 के बाद से 7 दिख गया, फिर प्लस में 2 8 दिख गया, ठीक है 2 8 खत्म। उसके बाद से हमारे पास 9 दिख गया, फिर 11 दिख गया, फिर 12 दिख गया, 9 दिख गया, 11 दिख गया, फिर 12 दिख गया, फिर 14 दिख गया, यानी सारे संख्या खत्म। अब देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, या तो 2 संख्या बचनी चाहिए तो एक संख्या बचती, एक संख्या बचती वही माध्यिका हो गया। 2 बच गया तो दोनों को आपस में ऐड कर लो, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमें ये मालूम है 16/2, यानी माध्यिका जो हमारा होगा 8 होगा, और 8 का है ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो एकदम नॉर्मल सवाल था, बेसिक से सवाल था, कुछ था नहीं, बस आपको सजाना था और आंसर लेके आना था। आइए चलते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा ए बराबर 21 से बी बराबर 19 से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे में एक क्यू माइनस बी क्यू ऐसे होता है। अब बहुत ऐसे बच्चे जानते हो क्या करते हैं, अब ए का मान यहाँ पे लिखेंगे 21 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 19 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 21 इंटू 19। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसे करोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको भाई आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये दिया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। अब यहाँ पर दिया है क्या भाई साहब, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसके जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, लिखो भाई साहब ए माइनस बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी है भाई साहब, मैं ए स्क्वायर लिखा हूँ, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे हो जाएगा ए बी, बस बात खत्म। तो देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये खा जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक बट्टे में ए माइनस बी, कुछ नहीं बचता है तो एक ही तो बचता है, बस हो गया। ये हो गया एक ए माइनस बी का, ए का मान कितना है 21, बी का मान 19, तो 21 माइनस 19, तो आपको मालूम है कि 1/2 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बाकी लोग मालूम नहीं इसको कैसे कैसे बनाते हैं, मान रख के स्क्वायर करके लाते हैं, उड़ा करके। हमें क्यों लाना भाई, हम आइडेंटिटी नहीं मालूम है, उड़ा देंगे। देखो एलपी का सवाल है भाई साहब, सीबीटी 2 का सवाल पूछा हुआ है, बताओ है सवाल में कोई दम, कुछ भी दम हो तो आप बताइए। बिल्कुल दम नहीं था, लल्लू से सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो, 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा भाई कुछ नहीं है, इसको तो हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो कह रहा भाई साहब इतना इतना का मान दिया, हमें इसका मान निकालना है। तो भाई साहब ये तो सिंप्लीफिकेशन मतलब नॉर्मल सा बोर्ड मास वाला सवाल है, सिंप्लीफाई करना आप खुद बताना, ये आप लोगों के होमवर्क है। अगर भाई साहब ये नहीं बनाए हो ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये भाई साहब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है और बाकायदा इसका आंसर लिखना है कि क्या होगा। ईजी से था, पहले छोटे वाला करना, फिर ये बड़े वाला करना, फिर ये बड़े वाला करना, उसके बाद सॉल्व करना। देखते हैं भाई साहब आपका माइंड कितना काम करता है ये सब चीजें में, क्योंकि इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं, बस गुणा भाग करना है और प्यार से आप आंसर निकाल दोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 को समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा अल्फा और बीटा का समीकरण दिया है, तो हमें मूल निकालना है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो कभी भी अगर मूल निकालना है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें ये मालूम है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकालना है। आपको मालूम है कि संख्याओं का मूल्यों का योग क्या होता है और संख्याओं के मूल्य का प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें ये मालूम है कि मूल्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का जब भी मान होता है तो माइनस बी बाई में ए होता है, और मूल्यों का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बी टू में सी बाई में ए होता है। बस अब देखो यहाँ पर मान निकाल लो कितना आसान से। आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये सी होता है। अब माइनस बी बाई ए, बी की जगह पर क्या है 11, माइनस का 11 है, ठीक है भाई। तो माइनस का 11 तो क्या लिखोगे माइनस 11, अब यहाँ पे देखो माइनस और फिर माइनस का 11, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे लिख लो 11। तो यहाँ पे बोलोगे भाई साहब 11 और बट्टे में ए का मान क्या है, तो कुछ नहीं लगा है तो 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो यानी ये बोलोगे बी बाई ए क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है, ये मान आ गया। अब देखो सी बाई में ये क्या होगा, सी का मान क्या है 24, ए का मान क्या है 1 है, इसको भी काटोगे तो 24। यानी हमें ये मालूम चल गया कि मूलों का योग क्या हो गया भाई साहब इसका, तो 11 था और प्रोडक्ट यानी गुणा इसका 24 था। अब निकल जाएगा कितना प्यार से देखो। अब ये मालूम है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालो, देखो कभी भी आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर पे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। बस मान रखो। अब हमको मालूम है कि इसका मान कितना है, ऑलरेडी 11 है, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होगा, बराबर में इस टोटल को मान में x मान लेता हूँ, फिर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 24 है, 24 में 2 से गुणा करूंगा 48 हो जाएगा। x इधर ला लोगे तो कुछ x का उधर ही रहने दो, इसको 48 को लेते हो तो 121 में से 48 घटा दो, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा। पूछा ही क्या था, अल्फा यही x इनको माने थे, यानी x माने यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा। देखो 11 में से 8 गया 3 हो गया, फिर यहाँ पे 11 में से 4 गया यानी 7 4 11, यानी x का मान 73 हो जाएगा। और 73 कहाँ है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी है, बात खत्म। नॉर्मल सा सवाल था, बस आपको मालूम होना चाहिए कि मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणा क्या होता है, यानी मूलों का सम और मूलों का प्रोडक्ट आपको जो निकालने बहुत आसान होता है। और देखिए कहाँ पूछा हुआ है, तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सवाल है, कितना प्यार से निकाल लिए, नॉर्मल से चीजें थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और 12 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग के 2 गुना है। ठीक है भाई साहब, एक पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु के 2 गुना है। अब देखिए उसके 3 बच्चे हैं, तो मान लो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब चाइल्ड, यहाँ पे हो जाएगा फादर। अब कह रहा है भाई साहब जो उसके मान लो 3 बच्चे हैं, इसके 2 गुना उसकी आयु है। मैंने मान लो तीनों बच्चों का एज में x मानता हूँ, उसके 2 गुना यानी पिता एज 2x हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए, आगे इन्होंने क्या बोला है, बस 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चे के आयु के योग के बराबर हो जाती है। 15 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या है, बस इस क्वेश्चन का यही लाइन समझना है कि 15 वर्ष बाद क्या होता है।
जब यहाँ पे 15 वर्ष करोगे भाई साहब प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 15। तो भाई साहब जब इसमें 15 करोगे तो इसमें भी तो 15 होगा, जब इसमें 15 करोगे तो बहुत बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 15। जो सबसे बड़ी भूल यहीं पे होती है, क्योंकि भाई साहब ये x माने है ना 3 बच्चों को माने हैं, यानी उसका जो बच्चे हैं 3 लोग हैं, तो 15 वर्ष बढ़ेगा तो भाई साहब तीनों लोग में तो 15-15 बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही में 15 बढ़ जाएगा, नहीं, 3 बच्चे हैं तो तीनों लोग में 15-15 बढ़ेगा। तो यहाँ पे भाई साहब तीनों लोगों में 15-15 बढ़ेगा तो भाई साहब 45 हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी 15 × 3 यानी 3 लोगों में बढ़ेगा तो x प्लस 45 हो जाएगा। और ये आपस में बराबर में ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि योग आपस में बराबर हो जाएगी। तो फिर बोला है कि पिता की आयु 15 वर्ष बाद कितनी होगी। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद से पिता की आयु में 15 वर्ष ऐड कर देंगे। निकालिए x और ये 2x है, तो ऐसा करता हूं मैं, इधर x भेज देता हूं, तो 2x में से x घटेगा तो हमारे पास x आ जाएगा, और 45 में से 15 घटेगा तो 30 आएगा, यानी x का मान 30 आ जाएगा। तो फादर का मान निकाल लो, तो 2 × 30 कर लो, यानी फादर का मान कितना हो जाएगा 60। लेकिन हमें पूछा है कि 15 वर्ष बाद, तो 60 में हम 15 ऐड कर देंगे तो भाई साहब 75 साल के हो जाएंगे। और 75 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये नॉर्मल से सवाल होता है, बस पढ़ना होता है, क्योंकि भाषा का खेल होता है कि इसमें जैसे जैसे बोला है एक एक स्टेप आराम से पढ़ते जाओगे, प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं इसमें सोचो कोई लॉजिक, कोई इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल से सवाल होते हैं, बस भाषा का खेल है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोला है, बोला एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का बीच का अंतर दिया है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। नॉर्मल से सवाल है, भुजाओं की संख्या कभी भी निकालते हैं तो क्या करते हैं 360 और बट्टे में कर देते हैं भाई साहब यहाँ पे बाह्य कोण, यानी एक्सटीरियर से डिवाइड कर देते हैं, यानी जो एक्सटीरियर का मान होगा उसको 300 मतलब 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर करते हैं तो हमें पास आ जाता है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारा भाई साहब ऑप्शन होगा ना वो 360 का क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी मान लो 7 भी 360 को काटना चाहिए, 60 360 को काटता है, बिल्कुल नहीं, खत्म। 9 काटता है, 8 काटता है, 8 3 का 24, 8 चौका 32, फिर उसका 4 8 काटता है, 6 भी काटता है, यानी 3 ऑप्शन फंस गए यहाँ पे। तो हमें मान निकालना है। आपको मालूम है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है, तो ऐसे बोलोगे भाई साहब कि जो इंटीरियर हो गया और एक्सटीरियर हो गया इनका सम 180 होता है, और इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर का मान इन्होंने दे दिया है 100। कहाँ पढ़े हो, देखो यहाँ पर दिया है ऑलरेडी कि भाई साहब आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 100 दिया है बस। अब हमें क्या ई का मान निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, प्यार से निकाल लेंगे। देखो कितना प्यार से निकलेगा, यहाँ पर देखो, जब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं, जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो भाई साहब आई खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e और बट्टे में हो जाएगा भाई साहब 80 हो जाएगा, तो ई का मान काट दो, तो ई बराबर में आ जाएगा 40। ई का मान 40 से हमें ये मान निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे 360 और बट्टे में 40 करेंगे, 40 से काटोगे 9 आएगा, जो यहाँ भुजाओं की संख्या 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल था, कितना बेसिक सवाल था, नॉर्मल सा सवाल है, ऐसे ही आता है, ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट आ जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भैया ये क्या होता है। तो नॉर्मल से सवाल होता है, बस आपको पढ़ना होता है। और देखो ऐसा नहीं है कि एकदम लोकल सा पूछा है, देखो ALP CBT 2 का सवाल है, तो हल्के में नहीं ले सकते। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 हमारा क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ये भी कोई सवाल है, आपको सबसे पहले मालूम है कि सरफेस कर्व एरिया क्या होता है, यानी जो घन का भाई साहब आपको मालूम है कि घन का एरिया हम क्या निकालते हैं, बताओ भाई साहब, तो एक क्यों होता है, आपको मालूम है घन का। उसके बाद से अगर मैं इसका ये निकालो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको ये भी मालूम है कि घर का वॉल्यूम निकालता है ना, वॉल्यूम एक क्यों होता है, यानी इसका वॉल्यूम हो जाता है एक क्यू। अब उसके बाद से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या होता है भाई साहब, आपको मालूम है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। और वहीं अगर मान लो टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो होता है 6a²। बस तो हमें यही पूछा है कर्व सरफेस एरिया, यानी ऑलरेडी यहाँ पे a का मान दे दिया है, यानी उसका साइड 5 दे दिया है, तो 4a² का मान पूछा है, 5 4 दे दिया है और 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 कर लो, तो देखो 25 चौका 100 होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी उसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी खत्म। यानी a का मान दे ही दिया है, हमें 4a² का मान निकालना है, a का 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 से गुणा करो 100 आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि 15 हमारा क्या कहता है, कह रहा है क्या, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए। फिर बोला यदि कुल वोटों की संख्या इतना थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोट हासिल किए। नॉर्मल से सवाल है, इसको सीरीज मेथड से उड़ा देंगे। हमें मालूम है कि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, बहुत बढ़िया। 7500 में ऐसा होता है ना, पहले जो यहाँ पर अवैध हुए तो उसको निकाल लो। इसमें बोला है भाई साहब कि उसमें क्या कुल वैध मतों का 55% वैध प्राप्त किया, फिर बोला और 20% अवैध हो गए, यानी 75 का 20% अवैध हो गया, यानी मान लीजिए 100 था, इसमें से 20 अवैध हो गए तो बच्चे कितना 80, ये वैलिड वोट है, इतना बचे इनटू में। फिर बोला है कि वैध मतों यानी वैलिड वोट का 55% प्राप्त किया, ठीक है। और फिर बोला है कि तो विजेता चुनाव में
भाई साहब कितने वोट से जीत हासिल किया, समझना। यहाँ पे भाई साहब जो यहाँ पे विजेता है ना, यानी मान लो ये विनर हो गया, ये लूजर होगा, इसने भाई साहब 55% चुनाव की मैंने प्राप्त किए वोट और जीते हैं, यानी 55% नहीं है, जो हारा होगा उसको 45% मिला होगा। तो इसमें सवाल में पूछा है कि कितने वोट से चुनाव जीता है, तो कैसे बोलोगे, यानी ये बोलोगे भाई साहब 10% से चुनाव जो जीता है, क्योंकि ये 55% मिला है, इसको 45% मिला है, तो जीता कितना है, तो 10% से जीता है। तो वहीं लिखना है कि कितना परसेंट से जीता है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, बराबर। यही निकाल दो, हमारा मान निकल के आ जाएगा। आइए अब इसको काटाकुटी करते हैं, कैसे काटेंगे देखो। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो की खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 75 का 8 गुना, 8 पे 40 की जीरो हाथ में 4, 8 से 56 और 4 कितना होता है 60, यानी 600 वोट। यही तो बोला है कि कितने वोटों से जीत हासिल की, 600 वोट, और ऑप्शन नंबर सी खत्म। यानी टोटल वोट 75 थी, जिसमें से 20% अवैध हो गए, और उसके बाद भी भाई साहब 600 वोट से जीत गया भाई। ये तो बेसिक से सवाल है, परसेंटेज में ऑलरेडी मैं करा दूं रेलवे फाउंडेशन वाली बैच में, जाके वहां पर देखना भाई साहब कॉन्सेप्ट जो वहां पे इलेक्शन पढ़ाया हूं उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 3756 है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है और ब्याज की दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि ज्ञात करें। इसको लोग मालूम नहीं अलग अलग कैसे कैसे तरीका से बनाते हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारा जो सीरीज मेथड है ना सबसे खतरनाक है। मैं मानता हूं भाई साहब धनराशि निकालना है, मान लीजिए धनराशि उसका x है पहले साल का, इस पे क्या हो रहा है 15% का ब्याज लग रहा है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है, तो 3/20 है। तो आप बोलोगे भाई साहब कोई चीज 20 थी, अब 3 की ब्याज लग के कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। अब जो ये वाला लाइन पढ़ोगे ना, ये वाला लाइन सबसे खतरनाक इसमें बोला है, पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है। दूसरे वर्ष के लिए, ये नहीं दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष यानी पूरा कंप्लीट ईयर हो जाता है, सिर्फ बोला है दूसरे वर्ष के लिए। तो सिर्फ जब भी दूसरे वर्ष के लिए बोले ना तो हम कुछ नहीं करते हैं, दूसरे वर्ष में समझो यानी 3 मिला होगा 20 में से 3, तो यही लिख देते हैं 3/20 बस। अगर वही बोलता कि दूसरे वर्ष में, यानी दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष के लिए बोला है तो 3/20, वही दूसरे वर्ष में, तो यहाँ पे फिर 23/20 रहता है, लेकिन नहीं हमें 3/20 लिखना है। और ओवरऑल ब्याज पैसे में कितना मिला है भाई साहब, तो देखो 3726, बस बात खत्म। इसको कट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। लोग मालूम नहीं क्या क्या करके बनाते हैं, हमें समझ ही में नहीं आता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे कम समय में आप आंसर इससे निकाल पाओगे। आइए काटिए, 23 का पहाड़ा पढ़िए भाई साहब, 23 से कम 23, उसके बाद से 7 7 14 यानी 142 होता है, ठीक है। अब 23 पचे 115 होता है, और 23 पचे 115, उसके बाद से अगर मैं 23 का 6 गुना करूं तो 138 होता है। 36 18 में 1, 6 दूना 12 और 1 13, यानी 138 होता है। 23 का 6 गुना 138 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा था, 23 से कम 23, 7 7 14 142, यानी 4 23 दूना 46, यानी 162 बार में खत्म। 23 का पढ़ाई याद कर लो भाई, बहुत फायदेमंद होगा। 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 चौको 12, यानी 54 आ गया। तो x का मान क्या करोगे, 20 बीट इंटू 400 होता है, और इंटू में 54 से गुणा कर लो, बस 00, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16 हाथ में ले, 5 चौका 20 और 21, यानी ये हो जाएगा 216 और 216 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो, बस यहाँ तक निकाल लिए तो आराम से बना लिया। और जेई का सवाल है, देखो हाल फिलहाल का पूछा हुआ है शिफ्ट 2 में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। चीजें समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करते चलना है, ठीक है भाई। अगर मान लो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना है ना, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो एक बुक आती है हमारी, और वो है रेलवे गणित। आपको जब फुल में फुल मार्क्स लेके आना है ना, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मान लो मैं तो 20 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन आपको लगा कि भैया इसी से रिलेटेड और सारा क्वेश्चन मेरे को कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसमें सारे प्रीवियस ईयर कंपाइल करके एकदम पूरा अपडेटेड 2025 में जितने सारे एग्जाम हुए ना, सब अपडेटेड करके इसमें डाल दिया गया। बुक्स मंगाइए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। और ये बुक कहाँ पे मिलेगा भाई साहब, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिलेगा, मात्र 300 रुपये मिनिमम प्राइस में। 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे ये पहुंच जाएगा। इसमें 3500 प्लस ऑलरेडी एमसीक्यू दिया गया है भाई साहब। इसको मैं कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ, कहाँ, तो रेलवे फाउंडेशन बैच में। तो एक बार वो मंगाइएगा तो यहाँ भी काम आ जाएगा, और रेलवे फाउंडेशन में भी काम आ जाएगा। क्योंकि इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद से रेलवे के मैथ्स में आप चिंता छोड़ दीजिए मेरे ऊपर भाई साहब। 100 में 100% मार्क्स नहीं आया सिर्फ मैथ्स में ना, फिर बताना कि जो भैया ने कहा था वो गलत बोला था, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 14 दिनों में पूरा करती हैं। 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। नॉर्मल से सवाल है, कितना आसान है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। हमें ये मालूम है कि 7 पुरुष यानी 7 जो मेल हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, बराबर। अब आगे देखिए, फिर करता है जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में करती हैं। यानी भाई साहब जो महिलाएं हैं वो 4 वुमेन है और वो 14 दिन में करती हैं। बहुत बढ़िया। हमको यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी आएगा। काटो, 7 से काटोगे 2 बार में, उसके बाद से काटो
2 से इसको काटोगे 3 बार में, तो हमें ये पता चलेगा कि 3 मेन बराबर में 4 ओमेन। तो यहाँ पर मेन और ओमेन, मेन का माने सामने वाला, ओमेन का इसके सामने, तो मेन का 4 ओमेन का 3 आ गया, बात खत्म। तो जब भी ये आ जाता है ना, उसके बाद से जो क्वेश्चन में पूछा है, ये देखो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या, फिर बोला है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 2 महिलाएं और 2 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी आ गया। अब एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल के फिर जितना ये दिया है उसे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो किसी एक में मान रख दो। अब मान लो यहाँ पे 7 m है, तो 7 m की जगह पे 4 हो जाएगा भाई साहब, और यहाँ पे इंटू में 6, यानी ये टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क किससे कराना है हमसे, तो 2 महिलाएं और 2 पुरुष। तो 2 महिलाएं की एफिशिएंसी, 1 महिला का 3 है, तो 2 महिलाएं की एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। फिर प्लस 1 पुरुष का 4 है, तो 2 का 8 हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे 7 इंटू में 4 इंटू में 6 और बट्टे में 8 6 14, कुछ नहीं होगा, काटो इसको, देखो कितना प्यार से, 7 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, यानी भाई साहब 12 दिन में कर देंगे, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खत्म। तो बेसिक से सवाल था, नॉर्मल से सवाल था, प्यार से आप बना लोगे। आओ भाई सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या है। कह रहा है एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, एक की कीमत 60 रुपए है प्रति किलो है, और दूसरी की कीमत 80 रुपए प्रति किलो है। वह उन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। नॉर्मल से सवाल है, हमें ये मालूम है भाई साहब कि 3 और 2 के रेशियो में है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 का, पहले लिख लो, हमारा पहला क्या है 60 रुपये है, और दूसरा 80 रुपये है, और ये है भाई साहब 3 और 2 के रेशियो में। निकालने का तरीका बेसिक बना लो, इनको आपस में गुणा करो, 60 इंटू में 3 प्लस में 80 इंटू में 2 और डिवाइड बाई में इन दोनों को आपस में ऐड, यानी 5 आ जाएगा। 36 18 180 प्लस में 8 दूना 16 160 बट्टे में 5। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, होगा 36, ये हो गया 5 से करोगे तो 32, और 36 32 होता है 68, यानी भाई साहब ये बोला है कि परिणामी मिश्रण प्रति मूल्य कितना 68 रुपया, 68 का है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म, समाप्त भाई समाप्त। हर एक बनाने का तरीका देख लो कितना आसान से कितना प्यार से बना लेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल को 20% हानि पे बेचता है, भाई साहब दावा करता है, ठीक है, लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करता है और 30% लाभ कमाता है, धोखा कर देता है। 1 किलोग्राम के लिए वह वास्तविक में कितना वजन उपयोग करता है, बताओ। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है। हमको मालूम है कि ये होता है हमारे पास सीपी, ये होता है भाई साहब एसपी। वो कह रहा है कि 20% हानि पर दावा करता है, यानी 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/5, यानी कोई चीज 5 की थी 4 में बेचने का दावा करता है, लेकिन भाई साहब वो गलत वजन का उपयोग करता है। और क्या करता है भाई साहब, वो 30% का लाभ कमा लेता है। किस पे कमा रहा है, तो 1 किलो को वजह के जगह पे वो भाई साहब लाभ कब कमाएगा, आपको मालूम है कि आप जाओगे सामान लेने, अब उसके बाद से आपने पैसा पूरा दे दिया 1 किलोग्राम के, यानी 1 किलोग्राम के जब वो आपको कम देगा तभी तो लाभ कमाएगा, अब बराबर दे देगा तो लाभ क्यों होगा, यानी 1 किलो के जहाँ पे कम दिया। तो आपने जो पैसा दिया है कितने दिया है, तो 1000 ग्राम का, यानी ये सेलिंग प्राइस में लिखा जाता है कि आपने इतना दिया। अब लेके आए कितना हमें नहीं मालूम है, यानी एक कुछ आप लेके आए होगे हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको फायदा हो जाता है। क्यों फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको कम दिया है। कितना का फायदा होता है देखना जरा, तो 30% का फायदा होता है। तो आप बोलोगे भाई साहब कि 10 की चीज 13 का फायदा होता है। अब बनाने का तरीका देखो, इन दोनों को आपस में गुणा करो, इन दोनों को आपस में गुणा करो, और रेशियो ये दिया ही है। आइए अब हमको मालूम है कि 5 इंटू एक्स करेंगे, 5x हो जाएगा बट्टे में 4 में 1 4 से गुणा करूंगा तो 4000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये 4000 बराबर में हो जाएगा 10 बटे में 13। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, तो 13 5 65x हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो 4000 में एक और जीरो बैठा लो, यानी यहाँ पे 40000 हो जाएगा। 5 से काटोगे 13 बार में, 5 से काटोगे 5 8 40, फिर यहाँ पर 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 13x बराबर में 8000। अब यहाँ पे x का मान निकाल लो, x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 8000 और बट्टे में 13। अब अप्रोक्सीमेट यूज कर लेंगे, देखो 13 5 65, 13 6 78, यानी 6 बार में जाएगा। हमें इतना मालूम चल गया कि 6 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 13 6 78 2 20, फिर 13 कम 13, फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 70, ठीक है, फिर 13 5 65, यानी 615 होगा, और 615 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट है, खत्म। ये सवाल था, तो नॉर्मल सा सवाल था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ऑलरेडी हम किस में पढ़ा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस में करा दिया, रेलवे फाउंडेशन बैच में। अगर उनको वहां पर नहीं पढ़े तो जाइए, पूरा बेसिक से एक एक चीज स्टेप वाइज है वहां पे पढ़ाया हूं मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक है भाई। आइए करा, एक टैंक को 2 पाइप सी और डी क्रम से 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। अगर टैंक खाली हो और उसे भरने के लिए आधे समय के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी आधे समय के लिए सी और डी दोनों मिलाकर उसे भरे, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा।
यानी पूरी तरह से टैंक भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। नॉर्मल से सवाल है, प्यार से बना लेंगे। हमें मालूम है 2 पाइप है, पहला सी है और दूसरा भाई साहब डी है। सी क्या कर रहा है 60 मिनट में भर रहा है, तो डी भाई साहब 40 मिनट भर रहा है। इनका एलसीएम 120। एफिशिएंसी कैसे आ जाएगा, तो 60 का 2 गुना और 40 का भाई साहब 3 गुना एफिशिएंसी आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। फिर बोला है अगर टैंक को खाली हो और उसे भरने के लिए आधे समय के लिए डी का इस्तेमाल किया जाए और बाकी आधे समय के लिए सी और डी मिलकर भरे। यानी ये बोलते हैं कि आधे समय के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, समझना, डी को। तो डी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी आधे समय के लिए डी को करते हैं और बाकी आधे के लिए करते हैं भाई साहब सी और डी को। समझना, डी का एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पे प्लस इन दोनों का एफिशिएंसी 3 और 2 5, यानी कितना कर रहे हैं 8 एफिशिएंसी, जिसका टोटल कितना भरना है भाई साहब 120 भरना है। आप बोलोगे कि 8 का मान 120 है तो भाई साहब कितना गुना है, यानी 1 का मान निकालोगे तो कितना 15, यानी 15 गुना है, यानी 15 मिनट लग रहा है। तो आधा भरने में 15 मिनट लग रहा है, तो टोटल भरने में कितना लगेगा, यानी 15 मिनट ये और 15 मिनट ये, यानी टोटल भरने में आप बोलोगे भाई साहब कि 30 मिनट का समय लगेगा। और 30 मिनट का है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी बात खत्म। लोग मालूम नहीं कैसे कैसे तरीका से कराते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि ऐसे बनाया जाता है। और देखो यार एनटीपीसी CBT 1 का पूछा हुआ सवाल है। तो ये रहा भाई साहब आज का टोटल 20 सवाल। बताना क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैंने पहला ये टाइप था तो नॉर्मल क्वेश्चन रखा था, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रखा था, नहीं तो पहले ही ज़्यादा हाई लेवल का रखता तो फिर बोलोगे कि भैया, और इतना हाई लेवल का आता नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, आपको टाइम भाई लिमिटेड दिया जाता है, तो उसी में आपको अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा है। यही सवाल होता है कि 1-2 उसमें थोड़ा बाउंस बैक दे देता है ताकि थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूज हो जाओ। बाकी नॉर्मल सी चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती है। बाकी जो आज का क्लास का हैंड रिटन नोट्स है, AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने पढ़ा है इसका हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिया जाएगा। बाकी इसके बदले में सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम करना है नहीं, वो सिर्फ आपका वही उद्देश्य है कि इस भाई सब क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है इस चीज़ कराने में। हर एक चीज़ में खुद लगवाता हूँ, टाइपिस्ट हो गया भाई साहब, कंटेंट वाले सब कुछ निकालना, हर एक चीज़ करना, ऐसे पढ़ाना उड़ाना कितना मेहनत लगता है। उसके लिए आपको 1 रुपये पे नहीं करना होता है, फ्री में हर एक चीज़ दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके जगह पर सिर्फ आपको एक काम करना है, वो करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, ताकि आपका भाई का भी मोटिवेशन बना रहा है कि भाई भी कोई चीज़ें करा रहा है, उसको लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि और चीज़ें क्या बेटर कर सकते हैं और क्या और चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।